आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। जी। ये खास तौर पर उन सभी के लिए है जो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर यूपीएससी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं। बिल्कुल। आज हम बीएनएस के अध्याय 17 यानी संपत्ति के विरुद्ध अपराधों, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारा मकसद सिर्फ सेक्शंस को पढ़ना नहीं होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है उनके पीछे के लॉजिक को समझना। हम धारा 303 से लेकर 334 तक का सफर तय करेंगे, लेकिन एक कह सकते हैं कहानी की तरह। कहानी की तरह? ये दिलचस्प है। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण सी चोरी, जब उसमें डर और हिंसा जुड़ जाती है, तो वो लूट और डकैती जैसे गंभीर अपराधों में बदल जाती है। तो चलिए इस कानूनी ढांचे को सरल बनाते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी अपराध से, जिसके बारे में हम सब ने सुना है, चोरी। बिल्कुल, धारा 303, चोरी या थेफ्ट। तो चोरी सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, किसी की चीज उसकी मर्जी के बिना उठा लेना। पर क्या कानून इसे ऐसे ही देखता है? क्या हर तरह से किसी की चीज उठा लेना चोरी है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। कानून की नजर में चोरी के लिए एक, यूं समझिए कि एक खास रेसिपी है। रेसिपी? हाँ, जिसमें 5 इंग्रेडिएंट्स का होना बहुत जरूरी है। इसे धारा 303 में समझाया गया है। तो मैं पहले इसका मूल पाठ पढ़ती हूँ जी। औपचारिक स्वर में। धारा 303, चोरी। 1. जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सहमति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। अच्छा, तो इस एक वाक्य में ही सब कुछ छिपा है। एकदम। देखिए, 5 चीजें। पहला, बेईमानी का इरादा, जिसे हम डिसऑनेस्ट इंटेंशन कहते हैं। ये तो सबसे जरूरी होगा। हाँ। दूसरा, संपत्ति जंगम यानी मूवेबल होनी चाहिए, जैसे पैसा, गहने या फोन, जमीन या मकान नहीं। ठीक है। तीसरा, वो संपत्ति किसी के कब्जे यानी पोजेशन में होनी चाहिए। चौथा, उसे कब्जे वाले व्यक्ति की सहमति यानी कंसेंट के बिना लिया गया हो। और पांचवा? और पांचवा और सबसे जरूरी, उस संपत्ति को अपनी जगह से हटाया यानी मूव किया गया हो, भले ही सिर्फ 1 इंच। जब ये 5 चीजें एक साथ मिलती हैं, तब जाकर चोरी का अपराध बनता है। यहाँ पर एक दिलचस्प सवाल आता है। मान लीजिए किसी के खेत में एक पेड़ लगा है, पेड़ तो जमीन से जुड़ा है, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हुई। तो क्या उसकी चोरी हो सकती है? बेहतरीन पॉइंट। और कानून इसका जवाब देता है। वो कहता है कि जैसे ही कोई बेईमानी के इरादे से उस पेड़ को काट कर जमीन से अलग करता है, अच्छा, उसी पल, अ वेरी मोमेंट, वो पेड़ मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाता है और काटने वाला व्यक्ति चोरी का दोषी हो जाता है। वाह! तो द एक्ट ऑफ सेवरिंग इट मेक्स इट मूवेबल। बिल्कुल। यही बात किसी जानवर पर भी लागू होती है। अगर आप किसी के कुत्ते को लालच देकर अपने पीछे आने पर मजबूर करते हैं, तो जैसे ही कुत्ता आपके पीछे चलना शुरू करता है, मूविंग का एलिमेंट पूरा हो गया और ये चोरी कहलाएगी। और इसके लिए सजा क्या है? सामान्य चोरी के लिए 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लेकिन बीएनएस में एक बहुत ही प्रगतिशील बदलाव है। वो क्या? अगर चोरी की गई चीज की कीमत 5,000 रुपए से कम है और अपराधी पहली बार ऐसा कर रहा है, तो उसे जेल नहीं भेजा जाएगा। तो फिर? उसे संपत्ति का मूल्य लौटाने पर सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जाएगी। ये सुधार पर केंद्रित एक बहुत अच्छा कदम है। यह तो हुई आम चोरी, लेकिन क्या कानून इस बात में फर्क करता है कि चोरी कहाँ की गई है या किसने की है? हाँ, बिल्कुल। यहीं से अपराध की गंभीरता बढ़नी शुरू होती है। धारा 305, निवास गृह आदि में चोरी, थेफ्ट इन अ ड्वेलिंग हाउस एक्सेट्रा। मतलब घर में चोरी? हाँ, मैं इसका पाठ करती हूँ औपचारिक स्वर में। जो कोई किसी ऐसे निर्माण, तंबू या जलयान में जो मानव निवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता हो, चोरी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। तो सजा सीधी 3 साल से 7 साल पहुंच गई। जी, क्योंकि ऐसी जगह ज्यादा सुरक्षित मानी जाती हैं। घर में चोरी करना उस सुरक्षा और भरोसे का उल्लंघन है, जैसे किसी के घर से लैपटॉप या गहने चुराना। और इसी तरह भरोसे का उल्लंघन तो तब भी होता है जब कोई कर्मचारी अपने मालिक के यहाँ चोरी करे।
एकदम सही। और उसके लिए है धारा 306, लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी, थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट। यहाँ भी सजा ज्यादा होगी। हाँ, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला है, इसलिए सजा यहाँ भी 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है। रिश्तेदारी, ये सब सजा को प्रभावित करते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब चोर सिर्फ चोरी की तैयारी से नहीं बल्कि हिंसा की तैयारी से आता है। अब हम चोरी के सबसे खतरनाक रूप पर आ रहे हैं। धारा 307 इसी स्थिति से निपटती है। इसका शीर्षक काफी लंबा है। हाँ, ये है चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी, मतलब थेफ्ट आफ्टर प्रेपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट। इसका मतलब है कि चोर ये सोच कर आया है कि अगर कोई उसे रोकेगा तो वो हमला करने से भी नहीं हिचकेगा। जी, औपचारिक स्वर में जो कोई चोरी करने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे उपहति या उसका अवरोध कारित करने की तैयारी करके चोरी करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। 10 वर्ष? हाँ, मान लीजिए एक चोर घर में घुसता है और उसकी जेब में एक भरी हुई पिस्तौल है। भले ही वो उसे इस्तेमाल न करे, सिर्फ ये तैयारी ही इस धारा को लागू करने के लिए काफी है। बिल्कुल। या एक जेब कतरा अपने दोस्तों के साथ आता है ताकि पकड़े जाने पर वे उसे बचाने के लिए बल प्रयोग कर सकें। यहाँ कानून सिर्फ एक्ट को नहीं बल्कि अपराधी की खतरनाक मानसिकता को दंडित कर रहा है। और सजा है 10 साल तक का कठोर कारावास और जुर्माना। जी। चोरी में संपत्ति बिना सहमति के ली जाती है, लेकिन अगर कोई आपको डरा धमकाकर आपकी सहमति ले ले तो, मतलब आपकी मर्जी से ही ले ले पर डराकर, क्या वो चोरी है? नहीं, अब हम एक अलग तरह के अपराध में प्रवेश कर रहे हैं। इसे कानून की भाषा में उद्दापन या एक्सटॉर्शन कहते हैं, जो धारा 308 में परिभाषित है। इसका मूल मंत्र है डर, यानी ब्लैकमेलिंग की तरह। काफी हद तक। मैं पढ़ती हूँ। औपचारिक स्वर में, जो कोई किसी व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में साशय डालता है और तद्वारा उस व्यक्ति को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति परिदत्त कर दे, वह उद्दापन करता है। तो यहाँ सहमति तो है, पर वो डर से पैदा हुई है, स्वतंत्र नहीं है। बिल्कुल। जैसे ख को धमकी देता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो ख के बारे में कोई अपमानजनक बात सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा। ख अपनी इज्जत बचाने के डर से पैसे दे देता है। ये एक्सटॉर्शन है। हाँ, चोरी में अपराधी चुपके से आता है, एक्सटॉर्शन में वो सामने से आकर डर पैदा करता है। और इसकी सजा भी अलग अलग है। सामान्य एक्सटॉर्शन के लिए 7 साल तक, लेकिन अगर मृत्यु या गंभीर चोट का डर दिखाया जाए तो 10 साल तक। तो अब तक हमने 2 मुख्य अपराध देखे। एक में चोरी छिपे संपत्ति ली जाती है, यानी थेफ्ट, और दूसरे में डरा धमका कर ली जाती है, यानी एक्सटॉर्शन। तो फिर लूट, रॉबरी इसमें कहाँ फिट होती है? बहुत अच्छा सवाल। धारा 309 रॉबरी कहती है कि हर लूट में या तो चोरी होती है या उद्दापन। अच्छा। हाँ, लूट कोई नया अपराध नहीं है, बल्कि इन्हीं दोनों अपराधों का एक हिंसक और तत्काल, मतलब इंस्टेंट रूप है। इससे थोड़ा और सरल करते हैं। चोरी कब लूट बन जाती है? जब चोर चोरी करते समय या चोरी का माल लेकर भागते समय तत्काल मृत्यु, चोट या रोकने की कोशिश करता है या उसका डर दिखाता है। यहाँ तत्काल शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपकी जेब से पर्स निकालकर भाग जाए तो ये चोरी है, लेकिन अगर वो आपको धक्का देकर गिरा दे और फिर पर्स निकाले तो ये लूट है, क्योंकि इसमें तत्काल हिंसा का इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल। और एक्सटॉर्शन लूट तब बनता है जब अपराधी पीड़ित के सामने मौजूद हो और उसे ऑन द स्पॉट मौत या चोट का डर दिखाकर संपत्ति देने पर मजबूर करे। मतलब फोन पर धमकी देना एक्सटॉर्शन है। और रास्ते में पिस्तौल दिखाकर पर्स मांगना रॉबरी है, क्योंकि डर तत्काल है और अपराधी आपके सामने है। समझ गया। तो रॉबरी का की एलिमेंट है तत्काल हिंसा या उसका डर, और जाहिर है इसकी सजा भी ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा, 10 साल तक का कठोर कारावास। और अगर यही लूट किसी हाईवे पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाए तो सजा 14 साल तक हो सकती है। 14 साल? जी, क्योंकि उस समय पीड़ित की स्थिति ज्यादा असुरक्षित होती है। अपराध सिर्फ अकेले नहीं किए जाते, अक्सर गिरोह में होते हैं। क्या इसके लिए भी कोई प्रावधान है? हाँ, धारा 313
लुटेरों आदि के गिरोह का सदस्य होने के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू अ गैंग ऑफ रॉबर्स। ये तो प्रिवेंटिव जैसा लगता है। ही आदतन चोरी या लूट करने वाले गिरोह का सदस्य होना ही अपने आप में एक अपराध है, भले ही आपने खुद कोई वारदात ना की हो। इसके लिए 7 साल तक की सजा हो सकती है। चलिए अब बल प्रयोग और डर से हटकर उन अपराधों पर आते हैं जिनमें बेईमानी और धोखा ज्यादा होता है। एक शब्द है दुर्विनियोग या मिस एप्रोप्रिएशन। ये चोरी से कैसे अलग है? ये एक बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण अंतर है, जिसे धारा 314 संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में समझाया गया है। क्या अंतर है? चोरी और दुर्विनियोग में फर्क बेईमानी वाले इरादे के समय का है। चोरी में संपत्ति लेते समय ही इरादा बेईमानी का होता है, और दुर्विनियोग में? दुर्विनियोग में संपत्ति आपको शुरुआत में सही तरीके से या गलती से मिलती है, लेकिन बाद में आपका इरादा बेईमान हो जाता है। इसका कोई क्लासिक उदाहरण? सड़क पर मिला हुआ पर्स। आपको पर्स मिला, ये कोई अपराध नहीं, लेकिन जब आप उसके मालिक को खोजने की कोशिश किए बिना उसके पैसे अपने इस्तेमाल में ले आते हैं, तब आप दुर्विनियोग का अपराध करते हैं। मतलब अपराध तब हुआ जब इरादा बदला। बिल्कुल। और इसके लिए सजा कम से कम 6 महीने और अधिकतम 2 वर्ष तक है। इसी का एक गंभीर रूप धारा 315 में है, जो किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति के दुर्विनियोग से संबंधित है। और चोरी का माल खरीदने वालों का? उनके लिए है धारा 317, चुराई हुई संपत्ति, स्टोलन प्रॉपर्टी। कानून सिर्फ चोर को नहीं, बल्कि चोरी के माल को बेईमानी से खरीदने या रखने वाले को भी अपराधी मानता है, क्योंकि वही तो चोरी के लिए बाजार बनाते हैं। एकदम। आप बात करते हैं छल या चीटिंग की। धारा 318, ये क्या है? छल का सीधा सा मतलब है धोखा देना। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर आपको धोखा देता है और उस धोखे के वजह से आप उसे अपनी कोई संपत्ति दे देते हैं, तो वह छल करता है। जैसे कोई आपको नकली हीरे को असली बताकर बेच दे, या नौकरी दिलाने का झूठा वादा करके पैसे ले लें, ये सब छल है और इसके लिए 3 साल तक की सजा है। और अगर कोई किसी और के होने का नाटक करके धोखा दे तो, जैसे कोई नकली पुलिस ऑफिसर बन के वसूली करे, उसे कानून में प्रतिरूपण द्वारा छल, चीटिंग बाय पर्सनेशन कहा जाता है। ये धारा 319 के तहत एक ज्यादा गंभीर अपराध है और इसके लिए 5 साल तक की सजा हो सकती है। धोखे से जुड़ी और भी धाराएं हैं। हाँ, 321 से 323 तक लेनदारों यानी क्रेडिटर्स को धोखा देने से संबंधित है, जैसे बैंक की कर्ज ना चुका पाने पर कार को जब्त होने से बचाने के लिए उसे कहीं छुपा देना। ठीक है, अब आखिरी कुछ अपराधों पर आते हैं। मान लीजिए कोई आपकी संपत्ति चुराता नहीं, बस उसे नुकसान पहुंचा देता है, जैसे गाड़ी का शीशा तोड़ देना। इसे कानून में रिश्ती या मिसचिफ कहा जाता है, जो धारा 324 में दिया गया है। मिसचीफ? जी, इसका मतलब है जानबूझकर किसी की संपत्ति को नष्ट करना या उसकी कीमत या उपयोगिता को कम करना। इसके लिए 6 महीने तक की सजा हो सकती है। और आखिरी समूह? किसी की संपत्ति में बिना इजाजत घुसना, ट्रेसपास। हाँ, धारा 329 में है आपराधिक अतिचार, क्रिमिनल ट्रेसपास। ये सिर्फ किसी की जमीन पर जाना नहीं है, बल्कि वहां किसी अपराध को करने या मालिक को डराने, धमकाने या परेशान करने के इरादे से जाना है। बिल्कुल। और अगर ये किसी के घर में किया जाए तो ये गृह अतिचार, हाउस ट्रेसपास बन जाता है। हाँ, जो एक ज्यादा गंभीर अपराध है और इसके भी कई गंभीर रूप हैं, जैसे धारा 330 में प्रच्छन्न गृह अतिचार, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, यानी छिपकर घर में घुसना, और गृह भेदन, हाउस ब्रेकिंग, यानी ताला या खिड़की दरवाजा तोड़कर घुसना। तो यहाँ भी इरादा और तरीका अपराध की गंभीरता तय करता है। सजा इस बात पर निर्भर करेगी कि आप घर में किस इरादे से घुसे हैं। चोरी के लिए सजा अलग और हत्या के इरादे के लिए सजा आजीवन कारावास तक हो सकती है। और अगर कोई हथियार लेकर घर में घुसे तो धारा 333 हिंसा की तैयारी करके घर में घुसने पर 7 साल तक की सजा देती है। और अंत में धारा 334 किसी भी बंद बक्से, संदूक या तिजोरी को बेईमानी से तोड़ने के अपराध से संबंधित है। तो आज हमने संपत्ति से जुड़े अपराधों के पूरे स्पेक्ट्रम को देखा, एक छोटी सी चोरी से लेकर भरोसे को तोड़ने, डर पैदा करने, धोखा देने और किसी के घर की सुरक्षा भंग करने तक। जी,
ये अध्याय हमें दिखाता है कि कानून सिर्फ एक्ट को नहीं बल्कि उसके पीछे की मंशा, तरीके और उसके प्रभाव को कितनी बारीकी से देखता है। और यहाँ एक बात साफ है, लगभग हर अपराध के केंद्र में बेईमानी का इरादा या डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। ये हमारे सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है कि अदालतें किसी के मन में छिपे इस इरादे को साबित कैसे करती हैं? कानून किसी के दिमाग को तो पढ़ नहीं सकता। इसका जवाब परिस्थितियों, सबूतों और व्यक्ति के आचरण में छिपा होता है। कानून ये मानता है कि हर व्यक्ति अपने कामों के स्वाभाविक परिणामों को जानता है। इरादे को साबित करना ही असल में आपराधिक न्याय प्रणाली की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे दिलचस्प पहलू है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। अगली बार एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।